हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बिहार बीएसएससी स्पेशल जीके जीएस क्लास का जो है नेक्स्ट वीडियो। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि इस चैनल पर प्रतिदिन बीएसएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को देखें और इन प्रश्नों को करें। ये सारे प्रश्न जो है बीएसएससी में पूछे गए हैं और बीएसएससी में पूछे जाने वाले और भी प्रश्नों की व्याख्या इस वीडियो में किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि पटना हाईकोर्ट का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। देखिए, उसी तरह पूछा जाएगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था। तो 1950 में हुआ था। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में। डेट पूछा जाए तो 3 फरवरी 1916 याद रखिएगा पटना हाई कोर्ट की स्थापना, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना याद रखिएगा 28 जनवरी 1950। ठीक है। अब देखिए, अभी और दो प्रश्न आपको याद रखना है। पूछा जाए कि भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कब और कहाँ स्थापित किया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कलकत्ता में किया गया था। ये याद रखिएगा। हाई कोर्ट की स्थापना भारत में पहला जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था 1862 में। और भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत में पहला ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। तो याद रखिएगा कि भारत में पहला हाईकोर्ट जो था उसकी स्थापना 1862 में कलकत्ता में हुआ था, और भारत में पहला जो सुप्रीम कोर्ट था उसका स्थापना 1774 में कलकत्ता में ही हुआ था। अब कुछ आपको आर्टिकल याद रखना है, अनुच्छेद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बीएसएससी के एग्ज़ाम के लिए। देखिए, वो अनुच्छेद को अच्छे से याद रखिए। देखिए, अनुच्छेद 214 के तहत अनुच्छेद 214 के तहत कहा गया है कि राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। उसी तरह एक और अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 124 के तहत कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है। अनुच्छेद वैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद कितना में वर्णित है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद 124 में। और अनुच्छेद कितना में वर्णित है कि राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद 214 में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको और दो प्रश्न याद रखना है। जो उच्च न्यायालय है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 217 के तहत जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 124 के 2 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का बनार्ग कहाँ से मिला है। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि तांबे का बनार्ग मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, कांसे की कुल्हाड़ी मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें तांबा, टीन, कांसा ये सारे जैसे धातु मिले हैं। तो तांबे का जो बनार्ग है फ्रेंड्स वो बनवाली से मिला है। कहाँ से मिला है? बनवाली, हरियाणा से मिला है तांबे का बनार्ग। अब यहीं पर फ्रेंड्स पूछा जाए कि तांबे का कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है। तो याद रखिएगा, तांबे का जो कुल्हाड़ी है रोपर और सूतकांगेडोर से मिला है। रोपर और सूतकांगेडोर। रोपर कहाँ है? तो पंजाब में है, और सूतकांगेडोर कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। तो यहाँ से तांबे का कुल्हाड़ी मिला है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह कांसे का कुल्हाड़ी याद रखिएगा, अली मुराद से मिला है। कांसे का कुल्हाड़ी अली मुराद, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से कांसे का कुल्हाड़ी मिला है, ये याद रखना है। तांबा की जो कुल्हाड़ी है वो रोपर और सूतकांगेडोर से, और कांसे की कुल्हाड़ी अली मुराद, सिंध, पाकिस्तान से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है तांबे का बनार्ग बनवाली से मिला है, तांबे को कुल्हाड़ी रोपर और सूतकांगेडोर से मिला है। लोथल जो है ये गुजरात में है, कालीबागा जो है ये राजस्थान में है, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना ज़िला में है। ठीक है, सिंध प्रांत में है, यह याद रखना है। तो लोथल जो है भोगवा नदी किनारे है, कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी किनारे है, और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा किया गया था। साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैन के द्वारा साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किया गया था। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, जो 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में सब किसी एक भाषा में उत्कृष्ट कार्य करने पर ये हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में उत्कृष्ट कार्य करने पर हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी शुरुआत 1961 में किया गया था साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा। ये क्यों दिया जाता है, तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा में उत्कृष्ट कार्य करने पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब ध्यान आपको ये रखना है कि भारत में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किन को दिया गया था, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। तो भारत में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, शंकर कुरूप को दिया गया था। किन को दिया गया था फ्रेंड्स, शंकर कुरूप को जो है भारत में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस भाषा में, तो मलयालम में जो है दिया गया था शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसी तरह एक और प्रश्न यहाँ से बनता है फ्रेंड्स कि भारत में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को दिया गया था, तो 1976 में दिया गया था आशा पूर्णा देवी को। किसको दिया गया था, आशा पूर्णा देवी को दिया गया था भारत में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। पुरुष में शंकर कुरूप को दिया गया था 1965 में, और महिला में आशा पूर्णा देवी को दिया गया था 1976 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। किनके द्वारा हुई थी, तो ये आपको याद रखना है कि साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा हुआ था। तो आपको इतना प्रश्न याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आपको याद रखना है, ये वाला एक और याद रख लीजिए कि 2 जनवरी 1954 को भारत में भारत रत्न की शुरुआत किया गया था। और भारत रत्न अब जानते हैं आप लोग कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। एशिया का क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए, रेमन मैग्सेस होता है। क्या होता है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है एशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। उसी तरह दुनिया में या विश्व का तो नोबेल पुरस्कार होता है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है, तो नोबेल पुरस्कार होता है। तो आपको ये सारे प्रश्न याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। पहला बात आपको यही याद रखना है कि राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दिया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड्स, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। अब आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही सती प्रथा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही भारत से या सर्वप्रथम कलकत्ता से सती प्रथा का उन्मूलन 1828 में किया गया था। तो सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, और राजा राम मोहन राय की और लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से ही कलकत्ता से सती प्रथा को ख़त्म किया गया था 1828 में। अब राजा राम मोहन राय से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप एक एक करके देख लें। पहले प्रश्न जो पूछा उसका जवाब हम लोग दे देते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए प्रश्न यहाँ से एक और पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की पहली सभा क्या थी, या पहली राजनीतिक दल समूह क्या था, तो आत्मीय सभा था। इसका गठन कब किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, तो 1815 में किया गया था। अब देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया गया था। कलकत्ता में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, ये याद रखना है। एक और आपको पत्रिका याद रखना है, ठीक है। एक पत्रिका याद रखना है इनके द्वारा, संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो पत्रिका है एक किसने किए थे, संवाद कौमुदी एक याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा मीरातुल अखबार, संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था, ये आपको याद रखना है। एक पुस्तक भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 पत्रिका आपको याद हो गया होगा, संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार। एक पुस्तक आपको याद रखना है
तुहा तुफात तुफात उल मुआउद्दीन, तुफात उल मुआउद्दीन जो पुस्तक है, मुआउद्दीन जो पुस्तक है, इसके लेखक जो है राजा राम मोहन राय हैं। तूफात उल मुआउद्दीन की जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है। और आपको ये पता होगा कि 1897 में तो ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद के प्रश्न पूछा गया है कि सतुदरी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो आपको पता होगा कि सतुदरी सतलज का प्राचीन नाम है। ऋग्वैदिक काल में सतलज को सतुदरी कहा गया है। उसी तरह रावी का भी आपको याद रखना है। रावी का जो है परुशनी नाम है। क्या है फ्रेंड्स नाम है? तो परुशनी जो है रावी का नाम है। उसी तरह गंडक का जो प्राचीन नाम है वो सदानीरा है, सदानीरा है। उसी तरह आपको याद रखना है ब्यास का जो प्राचीन नाम है वो विपाशा है। क्या नाम है फ्रेंड्स? विपाशा है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है आपको ये बता दिए। सतलज का प्राचीन नाम सतुदरी है, रावी का परुशनी है, गंडक का सदानीरा है, ब्यास का विपाशा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको याद रखिएगा। और यहीं पर अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो चिनाब का भी आपको याद रखना है। चिनाब का जो प्राचीन नाम जो है अस्किनी है, अस्किनी है, आपको याद रखना है चिनाब का प्राचीन नाम। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडलों का वर्णन है? तो आपको पता होगा कि ऋग्वेद में 10 मंडलों का वर्णन है। और आपको हम 2 मंडल बता रहे हैं, उसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऋग्वेद में 10 मंडलों का वर्णन है। और ऋग्वेद में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में किया गया है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन जो है ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में किया गया है। तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, जिसके रचयिता विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका वर्णन है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ये आपको याद रखना है, 2 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसके रचयिता विश्वामित्र है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, आपको याद रखना है। अब कुछ आपको डेटा याद रखना है, जब डेटा की बात हो ही रहा है तो देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल है, 4 आप लोग जानते हैं कि विचार वेद है हमारा, 1028 जो है सूक्त हैं, और 10,462 जो है ये ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं। वेदांगों की संख्या 6 है, ये आपको याद रखना है। और उपनिषदों की संख्या आपको याद रखना है कि उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, और पुराणों की संख्या 18 है। चलिए फ्रेंड्स कुछ फिर से डेटा बता देते हैं कि याद रखना है। ऋचाओं की संख्या 10,462 है, मंडलों की संख्या 10 है, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, और सूक्तों की संख्या 10,028 है, और पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। और ये 2 मंडल के बारे में बताएं हैं, गायत्री मंत्र और पुरुष सूक्त का वर्णन इन दोनों मंडलों में है। दोनों मंडलों में नहीं, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न से भी बहुत सारे हम लोग प्रश्नों को देखें। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, किताब उल हिंद हो या तहकीक हिंद हो, यह पुस्तक अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। उसी तरह आपको याद रखना है कि इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, अलबरूनी के भी बारे में याद रखिएगा कि जो यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, और इसने किताबुल हिंद और तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखा था। इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, और इसके द्वारा जो है रेहला नामक पुस्तक लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है, रेहला नामक पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, उसी तरह आपको याद रखना है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, और वेनसांग आपको पता होगा एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये भी याद रखना है, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और इसके द्वारा वेनसांग के द्वारा जो है सुयुकी नामक पुस्तक लिखा गया था। कौन सा पुस्तक? सुयुकी नामक पुस्तक। चलिए फ्रेंड्स हम एक एक करके फिर से बता देते हैं। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया था, अलबरूनी के द्वारा जो लिखा गया था ये किताबुल हिंद लिखा गया था, और तहकीक हिंद लिखा गया था, और इब्न बतूता के द्वारा जो है जो लिखा गया था ये रेहला नामक पुस्तक लिखा गया था, और वेनसांग के द्वारा जो है
सुजुकी नामक पुस्तक। तो वेनसांग सुजुकी इबन बतूता रहला किताब उल हिंद तकी के हिंद अलबरूनी और मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कलहन की राजतरंगिणी में किसका इतिहास का वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कलहन की राजतरंगिणी में किसका इतिहास का वर्णन है, तो आपको पता है कि कश्मीर का। और कलहन के द्वारा ही राजतरंगिणी लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। राजतरंगिणी का लेखक कौन है, कलहन है। अब एक प्रश्न और याद रखना है कि कलहन जो है ये हर्ष का राजकवि था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कलहन किसका राजकवि था, तो ये हर्ष का राजकवि था। हर्ष कौन थे, तो कश्मीर में लोहार वंश के एक शासक थे। कश्मीर के लोहार वंश के शासक थे हर्ष। और कलहन की राजतरंगिणी में कश्मीर का ही वर्णन है। तो हर्ष के राजकवि थे कलहन, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि राजतरंगिणी जो लिखा गया था कलहन के द्वारा, तरंगिणी जो लिखा गया था कलहन के द्वारा, इस राजतरंगिणी को ही भारत का प्रथम साहित्य कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम साहित्य किसे कहा जाता है, तो कलहन के राजतरंगिणी को भारत का प्रथम साहित्य कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और प्रश्न याद रखना है, अशोक के बारे में राजतरंगिणी में कुछ वर्णन है, उसको देख लीजिए। देखिए कलहन के राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्टदेव शिव थे। कलहन के राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्टदेव कौन थे, तो अशोक के इष्टदेव जो थे शिव थे। किसके अनुसार, तो कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि ठीक से देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कप हॉकी खेल से संबंधित है। तो आपको बहुत ही अच्छा से पता होगा कि रंगास्वामी जो कप है, इस चैनल पर जो है हॉकी से संबंधित जो हॉकी खेल से संबंधित जो कप है उसका ट्रिक वीडियो है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो इस चैनल पर जाएं और उस सारे वीडियो को देख लें। पहला तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन इस पर डाला जाता है। पहला देखिए, निम्न में से कौन सा कप हॉकी खेल से संबंधित है, तो स्वामी जो कप है ये हॉकी खेल से संबंधित है। इसके लिए हम आपको ट्रिक दिए थे, अगर नहीं जो देखे होंगे याद होगा, आर डी बर्मन। कौन सा फ्रेंड्स, आर डी बर्मन एक ट्रिक दिए थे और यहाँ से याद कराए थे कि आर से रंगास्वामी, डी से ध्यानचंद, बी से बेगम रसूल बहम और ए से आगा खा, ए से आगा खा। उसके बाद में आर से राजा रंजीत सिंह ट्रॉफी, आर से राजा रंजीत सिंह ट्रॉफी, एम से मरुगप्पा कप और ए से अजलान शाह कप और एन से नेहरू ट्रॉफी। तो ये हम ट्रिक से याद कराए थे, आपको याद रखना है। ऊपर देखिए अभी दो तीन जो कप है उसको याद रखिए। बीसी राय जो कप है ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। जेडी बिरला ट्रॉफी जो है ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। और जयलक्ष्मी जो कप है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। तो रंगास्वामी हॉकी से, जयलक्ष्मी टेबल टेनिस से, और जीडी बिरला जो है ये क्रिकेट से, और बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, आपको याद रखना है। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश जो है अल्जीरिया है। कौन सा है फ्रेंड्स, अल्जीरिया है। और सबसे छोटा पूछा जाए, देखिए सबसे छोटा अफ्रीका का सबसे छोटा देश पूछा जाए तो क्या बताइएगा, तो याद रखना है सेशल्स। अफ्रीका का सबसे छोटा देश एरिया के हिसाब से कौन सा है, सेशल्स है। और सबसे बड़ा अल्जीरिया है। अब देखिए सातों महादेश के बारे में बता देते हैं। पहले देखिए तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं, उसको समझिए। विश्व में सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है। और सबसे छोटा वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी है। ठीक है, अब बात किया जाए कि एशिया में सबसे बड़ा, ठीक है फ्रेंड्स, एशिया में सबसे बड़ा जो है देश वो कौन सा है एरिया के हिसाब से, तो चीन है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो मालदीव है। हम सातों महादेश के बारे में बताएंगे, मालदीव है। देखिए उसी तरह यूरोप में सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया के हिसाब से, तो यूरोप में सबसे बड़ा देश रूस है। और सबसे छोटा कौन सा है, वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा वेटिकन सिटी और सबसे बड़ा रूस है। उसी तरह एशिया यूरोप हो गया। उसी तरह आपको याद रखना है अफ्रीका में का भी हो गया। अफ्रीका में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा जो है सेशल्स है। ठीक है, ये अफ्रीका का भी हो गया। अब आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो नोरू है। कौन है, नोरू ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश है। और ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है।
ठीक है। उसी तरह उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है एशिया एरिया के हिसाब से? तो कनाडा है। कौन है? कनाडा है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सेंट किट्स है। उत्तरी अमेरिका में सेंट किट्स जो है ये सबसे छोटा देश है और सबसे बड़ा देश कनाडा है। दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है फ्रेंड्स? तो ब्राज़ील है। कौन है फ्रेंड्स? ब्राज़ील है। और सबसे छोटा देश कौन है? तो सूरीनाम है। कौन है फ्रेंड्स? सूरीनाम सबसे छोटा देश है। सूरीनाम नेविस जो है सबसे छोटा देश है। सूरीनाम नेविस जो है सूरीनाम सूरीनाम नेविस जो है सबसे छोटा देश है। किसका? तो ये दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखिए सातवां में जो महादेश है वो आपको पता है कि सातवां महादेश अंटार्कटिका है। और अंटार्कटिका में पहला बात की कोई देश ही नहीं है। ठीक है, तो हम 6 महादेशों के बारे में बड़ा और छोटा देश भी देख लिए और दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी देख लिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि बदशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? आपको पता होगा कि बदशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इन्हें फ़क्र ए अफ़गान के भी नाम से जाना जाता है। इन्हें फ़क्र ए अफ़गान के भी नाम से जाना जाता है। और इन्हें सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार को बदशाह खान, फ़क्र अफ़गान, सीमांत गांधी 3 नामों से जाना जाता है। और अगला 2-3 प्रश्न इनसे आपको याद रखना है कि पश्चिमी सीमा प्रांत में नमक कानून खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही तोड़ा गया था। पश्चिमी सीमा प्रांत में एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पश्चिमी सीमा प्रांत में नमक कानून को किनके द्वारा तोड़ा गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा तोड़ा गया था। इनकी कुछ पार्टी को याद रखना है। इनके पार्टी का नाम जो था खुदाई खिदमतगार पार्टी था। खुदाई खिदमतगार पार्टी था। और इसकी स्थापना कौन किए थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे। और लाल कुर्ती आंदोलन से इनका संबंध था। अब एक पत्रिका इनके द्वारा लिखा गया था, पख्तून नामक पत्रिका, ये भी आपको याद रखना है। जितने बता रहे हैं उसको याद रखिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। पख्तून नामक जो पत्रिका है वो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही लिखा गया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको भारत रत्न 1987 में दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान पहला ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिनको, विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न दिया गया था भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि निस किसका रूपांतरित चट्टान है? देखिए चट्टान फ्रेंड्स जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है अवसादी चट्टान, जिनको परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार। दूसरा होता है रूपांतरित या इनको कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। और तीसरा होता है अग्नेय चट्टान। क्या होता है फ्रेंड्स? अग्नेय चट्टान। देखिए अवसादी चट्टान ताप और दाब के कारण इसका रूप परिवर्तित हो जाता है और रूपांतरित चट्टान रूप परिवर्तित हो जाता है, तो इसी को रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहा जाता है। और अग्नेय चट्टान का भी ताप और दाब के कारण इसका रूप चेंज हो जाता है, तो इसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहा जाता है। तो चट्टान 3 प्रकार की होती है। यहाँ पूछा गया है कि निस किसका रूपांतरण चट्टान है, किसका रूप बदलता है तो निस बनता है? तो ग्रेनाइट अधिक ताप और दाब के कारण निस में परिवर्तित हो जाता है, आपको याद रखना है। तो ग्रेनाइट जो है ये ताप और दाब के कारण किस में बदल जाता है? तो नीस में बदल जाता है। आपको फ्रेंड्स ये याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि ग्रेनाइट जो है यह एक अग्नि चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट जो है ये किस में परिवर्तित हो जाता है? तो बेसाल्ट याद रखिएगा एम्फोबोलाइट और सिस्ट में, बोलाइट और सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। यानी इसका रूपांतरित चट्टान कौन सा होता है? एम्फोबोलाइट और सिस्ट होता है। चूना पत्थर जो है संगमरमर में बदल जाता है और बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है। क्वार्टजाइट में बलुआ पत्थर बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है बेसाल्ट जो है अग्नि चट्टान का उदाहरण है, चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है, और बलुआ पत्थर भी अवसादी या परतदार चट्टान का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है यह भारत का सबसे पुराना नृत्य जो है वो भारतनाट्यम है। पूछा भी जाता है कि भारत का सबसे पुराना नृत्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भारतनाट्यम है और ये तमिलनाडु में होता है। और याद रखना है यहाँ से कि यह भारत का सबसे पुराना है। उसी तरह केरल का आपको याद रखना है, केरल का मोहिनी अट्टम, केरल का मोहिनी अट्टम, उड़ीसा का ओडिसी और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। कौन सा? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा का ओडिसी और केरल का मोहिनी अट्टम आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ से एक और याद रखिए कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है कितना है फ्रेंड्स, तो 8 है। शास्त्रीय नृत्य कितना है? 8 है। और शास्त्रीय भाषा पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 6 है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बता दें यहीं पे आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में रेडियो का प्रसारण कब किया गया था। तो भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण 1923 में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1923 में किया गया था। किनके द्वारा? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। ठीक है। और 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के द्वारा और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा और 1957 में आकाशवाणी के रूप में इसे प्रसारित किया गया था। देखिए क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा 1923 में, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के द्वारा 1930 में, ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण 1936 में और उसके बाद में याद रखना है आकाशवाणी का जो है 1957। तो ये आपको याद रखना है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका में के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरीज कहा जाता है, और दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। और याद रखना है कि यूरोप के घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है और अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। तो यहाँ से ये सारे प्रश्न बनता है, आपको याद रखना है। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका, स्टेपी यूरोप और वेल्ड अफ्रीका। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब किया गया था। तो आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। कहाँ पे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना न्यूयॉर्क में किया गया था। ठीक है, यूएन की स्थापना न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके 6 अंग है: महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इसके 6 अंग है। याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के 193 सदस्य है। 193वां सदस्य जो है दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, महासभा के 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। उसी तरह आपको याद रखना है कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद के जो है कितने सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 सदस्य जो है अस्थायी हैं और 5 सदस्य स्थायी हैं। 10 अस्थायी जो है इनके चुनाव 2 सालों पर होता है, जो स्थायी है इनका चुनाव नहीं होता है, ये परमानेंट होते हैं। अस्थायी में कौन कौन से देश है आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आता है। एक ट्रिक है, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। फ्रांस, रूस, अमेरिका। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 6 अप्रैल 1980 को किया गया था लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुआ था किसके द्वारा? तो काशीराम विनायक के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुआ था। और भाजपा का स्थापना 6 अप्रैल 1980 को इसका गठन किया गया था। 28 दिसंबर 1885 को जो है मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ठीक है। उसी तरह याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुआ था। तो 14 अप्रैल 1984 को जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में किया गया था और काशीराम विनायक के द्वारा। 6 अप्रैल 1980 को जो है भाजपा का स्थापना हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। पुराने जो जनता पार्टी थी उसी को विस्तृत करके ये बनाया गया था। 28 दिसंबर 1885 को जो है मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। एलिगंटन O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे W.C. बनर्जी थे। और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला जो थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी।
ये यहाँ से प्रश्न ये सब आता है, तो आपको ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। और 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुआ था। ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा हुआ था। ठीक है। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम हमको नहीं याद आ रहा है अभी। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद कितना वर्णित है। तो देखिए राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पूरा हम बता देते हैं, एक बार आपको याद रखना है। देखिए अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पुनः पात्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। तो क्या राइट आंसर राष्ट्रपति की योग्यता होगा। अनुच्छेद 59 में जो है राष्ट्रपति के लिए दिशा का वर्णन है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, इसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, जिसके सदस्य विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पुनः पात्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की दिशा निर्देश का वर्णन है। और अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन है। अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 72 में जो है ये वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ अनुच्छेद है राष्ट्रपति से संबंधित, हम लोग ये 15-20 सेकेंड में देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि टिहरी बांध किस नदी पर है। तो आपको पता होगा कि टिहरी बांध उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर है और गुजरात में जो है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। तो टिहरी बांध आपको पहले याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और ये किस नदी पर है, उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। और कहाँ है वो महानदी, तो महानदी जो है उड़ीसा में है, जिसे हीराकुंड बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी पर है और कहाँ है, उड़ीसा में है। उसी तरह भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है, किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है और कहाँ है, उत्तराखंड में है। उसी तरह गुजरात का एक बांध आपको याद रखना है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है और ये कहाँ है, तो गुजरात में है सरदार सरोवर बांध। उसी तरह आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का एक बांध जो है भखरा बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये जो है सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। और नागल जो है पंजाब में है, वो भी सतलज नदी पर है। तो आपको ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन झारखंड का सिंह भूमि करता है। और याद रखना है कि तंबा के लिए झारखंड का सिंह भूमि भी जाना जाता है और राजस्थान का खेतड़ी भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश का बालाघाट भी। तो खेतड़ी भी तंबा के लिए, बालाघाट भी तंबा के लिए। एग्जाम में प्रश्न आता है, बालाघाट मध्य प्रदेश में है, खेतड़ी राजस्थान में है, राजस्थान के झुंझुनू जिला में है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। आपको याद रखना है एल्युमिनियम और मतलब एल्युमिनियम और बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आपको यह चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर प्रतिदिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएसएससी से संबंधित आ रहे हैं तो इसको देखें और आप लोग समझें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसएससी के अलावा भी बहुत सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।